नमस्कार, ऑनेस्टी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में मौर्य वंश के बारे में पढ़ा है ना? आज हम पढ़ेंगे आपका मौर्य के बाद जो है आपका शासन की क्या स्थिति थी, प्रशासन की क्या स्थिति थी और कौन-कौन से राजवंश हुए। तो मौर्य के बाद जिस राजवंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसमें 3 प्रमुख हैं। एक है आपका शुंग वंश, दूसरा है कण्व वंश और तीसरा है सातवाहन वंश। तो सबसे पहले हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश के बारे में, सातवाहनों के बारे में या कण्व वंश के बारे में, या मौर्यों के बाद भारत किस प्रकार का इतिहास रहा मौर्यों के बाद, उसकी जानकारी हमें जिस स्रोत से मिलती है वो स्रोत का नाम है आपका, देखिए उस स्रोत का नाम है बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवदान और ललित विस्तार। ये बौद्ध ग्रंथ हैं। मिलिंद पन्हो, इसके रचयिता नागसेन है। इसको याद करना है, आपको परीक्षा में आता है। मिलिंद पन्हो के रचयिता कौन है? नागसेन है। इसमें यवन नरेश मिलिंद थे और बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। वो दोनों का बातचीत हुआ, वाद विवाद हुआ और अंत में मिलिंद नामक राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसी बातचीत को या वाद विवाद को, वार्ताओं को इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार जो है आपका और भी राजा भारत में उन्होंने शासन किया। महाभाष्य एक ग्रंथ है जिसका रचयिता कौन है आपका? पतंजलि। उसमें सबसे पहले यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है महाभाष्य में, पतंजलि। ठीक है। गार्गी संहिता, यवन आक्रमण का इसमें भी उल्लेख है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का इसमें वर्णन है। अग्निमित्र पुष्यमित्र से उनके पुत्र थे, उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कालिदास ने लिखा है। बेस नगर का लेख, एक गरुड़ स्तंभ है, उसमें बेस लेख लिखा गया है और उस लेख को लिखा है हेलियोडोरस ने। ये हेलियोडोरस यमन राजदूत थे, उन्होंने लिखा है। वहां से हमको जानकारी मिलती है। नेचुरल हिस्टोरिका एक ग्रंथ है, नेचुरल हिस्टोरिका, जिसको प्लीनी नामक लेखक ने लिखा है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लेखक के बारे में हमको जानकारी नहीं है कौन है, परंतु हमको मौर्य के बाद इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो है आपका नासिक अभिलेख है, जो गौतमी बलसरी का है। ये सातवाहन वंश के शासक थे, गौतमी बलसरी। उसके बाद देखिए जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिनसे हमको मौर्य के बाद जो है आपको शासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रंथों के नाम हैं जिससे आपको मौर्यों के बारे में, मौर्य के बाद जो इतिहास हो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसको आपको एक एक को याद करना बहुत मस्त जरूरी है, याद परीक्षा में आता ही है, इसलिए याद होना ही चाहिए आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है आपका कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले जिनका विदेशी आक्रमण हुआ वो थे आपका यमन। यवन, यवनों का सबसे पहले आक्रमण हुआ। यवन के बाद जो है आपका अ, यवन के बाद जो है आपका पहलव आए, शक आए, शकों के बाद पहलव आए और पहलव के बाद जो है आपका कुषाण आते हैं। ठीक है, पहलव के बाद कुषाण। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। यवन, सबसे पहले यवन आए, यवन के बाद शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण। इस क्रम को याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में आक्रमण का क्रम पूछता है। सबसे पहले जो है आपका यवन, याद रखिए सबसे पहले कौन आया आपका? यवन। यवन के बाद शक, शक के बाद पहलव और पहलव के बाद कुषाण। ये क्रम को आप अच्छे से याद रखिए, प्रश्न परीक्षा में आता ही है। ठीक है, तो हम जो है आपका यवन के बारे में सबसे पहले अध्ययन करें। यवन, हिंद यवन या इंडो ग्रीक कहते हैं। और जो भारत है, भारत के पश्चिमी हिस्से में सबसे पहले बैक्ट्रिया के शासक, यमन कई टुकड़ों में बटा हुआ था, उसमें एक था आपका बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में सबसे पहले भारत में जो है आपका आक्रमण किया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, जैसे कि आपका अफगानिस्तान है या पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है, उस तरफ जो है आपका काबुल का क्षेत्र है, वहां पर आक्रमण किया। सन को याद रखिएगा आपका, कब किया आपका? 183 ईसा पूर्व में किया। बैक्ट्रिया के शासक किसने? डेमेट्रियस ने। यूक्रेटाइड्स का विद्रोह, डेमेट्रियस को सत्ता से बाहर। उसके पश्चात जो है आपका शासक हुए यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स ने विद्रोह कर दिया उसके शासन में और डेमेट्रियस को सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार डेमेट्रियस चला गया और यमन जो है आपका दो भागों में बट गए। एक आपका यूक्रेटाइड्स की संतानें और दूसरा आपका डेमेट्रियस का। उसी में जो है आपका
यूक्रेटाइड्स के जो आगे और भी हैं उनका नाम मिलता है आपका मिलिंद। ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लाइन लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आपका मिनांडर। मिनांडर या फिर मिलिंद नाम मिलता है ग्रंथों में, मिलिंद या मिनांडर। यूनानी थे, ठीक है, हिंद यवन थे। यवन, यवन मतलब बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे, भारत के। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की रचना किसने की है? आपका नागसेन ने की है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, नागसेन और राजा मिलिंद का क्या हुआ? आपका वार्ता हुआ। और जब वार्ता हुआ तो मिलिंद ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो एक महत्वपूर्ण घटना थी कि बाहर के साम्राज्य के, दूसरे साम्राज्य के लोग जो भारत में आक्रमण किए थे, वहाँ बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को आगे संरक्षण दिया। तो वो आपका मिनांडर राजा मिलिंद पन्हा, याद रखिएगा। एंटिओलकिड्स ने सुंग शासक भागभद्र के दरबार में राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिन्हें गरुड़ स्तंभ लिखे। देखिए आगे जो है आपका इसी के ही समय में राजा हेलियोडोरस थे, एंटिओलकिड्स से। एंटिओलकिड्स ने एक भागभद्र, यवन शासक थे भागभद्र, मिनांडर का ही आगे एक उत्तराधिकारी है। 2 3 4 और शासक हुए, तो ये 9वें नंबर के शासक थे भागभद्र। एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलिंद के बाद जो है आपका शासक हुए, मिलिंद के बाद शासक हुए आपका भागभद्र। और भागभद्र के समय में ही जब राजा एंटिओलकिड्स थे, ये यूनान में थे, उन्होंने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। नाम को याद रखिएगा, क्या नाम था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आया था, उन्होंने भागभद्र के दरबार में उन्होंने एक स्तंभ लेख लिखा है, उसको गरुड़ स्तंभ लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, गरुड़ स्तंभ लेख। भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था और हेलियोडोरस ने एक बेस नगर के स्तंभ को तैयार किया, जिसे कहते हैं आपका गरुड़ स्तंभ लेख। जो लेख खुदा हुआ है वो हेलियोडोरस का है। और हेलियोडोरस कौन है? एंटिओलकिड्स का क्या है आपका? राजदूत है वो, ठीक है, याद रखें। किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में। तो ये 2 3 लाइन जो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। जब यवन पहली बार जब भारत में आक्रमण किए, तो भारत के शासकों के साथ में उनका क्या हुआ? आपका मिलना हुआ। साथ ही यहाँ की संस्कृति में उन्होंने प्रभाव डाले। जब कोई भी आक्रमणकारी जब है ना आक्रमण करता है, तो अपने साथ बहुत सारी चीजें भी लेकर के आता है और कुछ चीज यहाँ से लेके भी जाता है। तो यमन ने क्या किया? आपका यहीं वो शिफ्ट हो गए, यहीं वो बस गए और यहाँ की संस्कृति में प्रभाव डाला। हिंद यमन आक्रमण से इस हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको क्या मिला? तो देखिए, ज्योतिष की जो गणना है, ग्रह नक्षत्र तारों की गणना से ज्योतिष की जो गणना की जाती है, वो भारत में पहले विकसित नहीं हुआ था। वो हमको कहाँ से मिला? यवनों से मिला है, यूनान से मिला है, ठीक है। तो याद रखना, यूनान से हमको क्या मिला है? ज्योतिष। ज्योतिष का जो नॉलेज है वो यूनान से मिला है, यहाँ का नहीं है, वो भारत का, विशुद्ध भारत का नहीं है, ठीक है, यूनान से मिला है। सप्ताह के 7 दिन जो है, सोमवार मंगलवार बुधवार, वो यूनान से ही हमको मिले। ग्रहों के नाम वो हमको यूनान से ही मिले, ठीक है। तो ग्रहों के नाम, सप्ताह के 7 दिन, ज्योतिष की विद्या, ये नक्षत्रों को देख करके जो भविष्यवाणी की जाती है, ग्रह नक्षत्र और तारे को देख करके जो भविष्यवाणी की जाती है, वो विशुद्ध भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो यूनानी लोगों का ही प्रभाव की वजह से है। सिक्के बनाने की कला, देखिए इसके पहले आप लोग जो है आपका पढ़ रहे थे कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के चलते थे, लेकिन सिक्कों को ढालना, टकसाल में ढालना, वो सीखे आपका यूनानी से, यूनानी लोगों से। हेलेनिस्टिक कला या गंधार आर्ट शैली और मथुरा कला शैली कहते हैं, 2 प्रकार की कला इसके बाद हमको देखने के मिलते हैं हिंदवन के बाद। एक है आपका गंधार कला शैली और दूसरा है आपका मथुरा कला शैली, ठीक है। गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। सबसे पहली बार जो है आपका ये दोनों मूर्ति बनाने की कला है, मूर्ति बनाने। गंधार कला शैली में ब्लैक स्लेटी पत्थरों से मूर्ति बनाई जाती है, बुद्ध की मूर्ति। और मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है। और बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले जो है आपका मथुरा कला शैली में बनी। प्रश्न आता है, ठीक है। 2 प्रकार की कला मूर्ति शैलियों का विकास हुआ, जिसमें गंधार कला शैली थी और मथुरा कला शैली थी। मथुरा शैली, सब बुद्ध की जो पहली जो मूर्ति बनी है वो मथुरा कला शैली में बनी है, ठीक है। और अलग अलग केंद्र था, एक मूर्ति कला का केंद्र मथुरा था, इसलिए उसको मथुरा कला शैली कहते हैं। और एक का था आपका गंधार, गंधार अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, वहाँ उस शैली का विकास हुआ था, इसलिए इसे कहते हैं आपका गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, ठीक है, ये आप याद रखें। आगे
आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका शक आक्रमण, शकों का आक्रमण। देखिए ऐसा माना जाता है कि 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व 57 पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व में अवंती जो है, अवंती, ठीक है, अवंती के एक राजा थे, उनका नाम मिलता है आपका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। शक जब भारत में आक्रमण किए थे, शक, तो शकों को क्या किया था, पराजित किया था, पराजित करके बहुत दूर तक के खदेड़ दिया था। और इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने 57 ईस्वी में विक्रम संवत की स्थापना की थी, विक्रम संवत। ठीक, इसीलिए विक्रम संवत जो है आपका फर्स्ट सेंचुरी जो हम बोलते हैं, पहली सदी, है ना, इसको ईस्वी लिखते हैं ना, पहली सदी, पहली सदी लिखते हैं, तो वहां से कितना साल पीछे माना जाता है, 57। जैसे उदाहरण के लिए अगर लिखा है आपका 10 ईस्वी लिखा है, ठीक है, 10 ईस्वी लिखा हुआ है, तो उसको विक्रम संवत में कितना लिखा जाएगा, उसे 57 साल पीछे कर दो। जैसे अभी 2000, अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, ठीक है, लेकिन विक्रम संवत में देखना 57 साल पीछे का समय लिखा होगा, ठीक है, तो 2024 में 57 को माइनस कर दो, ठीक है, 2024 में 57 को अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा कामेश्वरी, 1977 होगा। अभी विक्रम संवत 1977 चल रहा होगा, 57 साल पीछे है। प्रश्न आता है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इसको, 57 साल पीछे है विक्रम संवत। तो कब चालू हुआ था, तो उसका इतिहास आपको पता होना चाहिए कि ऐसा माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नाम के शासक ने शकों को पराजित किया, और इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर नवीन संवत, कौन सा संवत, विक्रम संवत की क्या हुई, आपका नींव पड़ी। ठीक है, याद रखेंगे। शक शासकों में एक आपका नहपान का नाम मिलता है, दूसरा मिलता है रुद्रदामन का नाम। सबसे फेमस तो रुद्रदामन ही था। नहपान जो शासक थे उसको सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ में उसका संघर्ष हुआ था, और संघर्ष करके जो है आपका नहपान को उन्होंने क्या किया था, आपका मार डाला था। ठीक है, उसके बाद शकों में सबसे ज्यादा फेमस हुए आपका रुद्रदामन। देखिए शकों में सबसे फेमस हुए कौन, रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और उन्होंने एक जूनागढ़ अभिलेख बनवाया है, 150 ईस्वी का है वो जूनागढ़ अभिलेख, 150 ईस्वी का है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में ही बताया गया है कि जब अशोक थे राजा, उन्होंने सौराष्ट्र में एक नहर खुदवाया था, या चंद्रगुप्त थे उन्होंने भी नहर खुदवाया था, अशोक ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे करके जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है। बहुत ये बात का है। ठीक है, तो किसका जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। रुद्रदामन को लेकर के ढेर सारा प्रश्न आता है, ये पूछता है कि रुद्रदामन कौन से वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा शक वंश से संबंधित, विदेशी आक्रमणकारी थे ये शक। ठीक है, और याद रखना आप शक के बारे में, जूनागढ़ अभिलेख किसका, ऐसा पूछता है तो रुद्रदामन का है। ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है बार बार, याद रखना। कौन सा अभिलेख, पत्थरों में लेख को खुदवाया जाता था, इसी के कहते हैं अभिलेख। बड़े बड़े शिला, हाँ वही है शिलालेख। अभिलेख जो है आपका खुदवाने की अलग अलग शैली होती थी, जैसे कि कई लोग पत्थर में खुदवाते थे, कई लोग ताम्र पत्र में खुदवाते थे शिलालेख को, कई लोग जैसे बड़ा सा स्तंभ रहता था वहां पर खुदवाते थे, तो वो सब अभिलेख कहलाते हैं। अगर वो पत्थर में खुदा है तो शिलालेख, स्तंभ में खुदा है तो उसको स्तंभ लेख कहते हैं, गुफा के अंदर है तो गुफा लेख भी कहते हैं, या ताम्र पत्र में खुदा है तो ताम्र पत्र अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है याद रखिएगा 150 ईस्वी में खुदवाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि रुद्रदामन व्याकरण के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। ठीक है, रुद्रदामन, चलिए याद रहेगा आपको रुद्रदामन। शक है, ये सब विदेशी आक्रमणकारी पढ़ रहे हैं हम लोग ना, याद रखेंगे। शक है, पहला है कुषाण है, यवन है, ये सब विदेशी आक्रमण कहते हैं। पहले यवनों का आक्रमण हुआ, फिर शकों का हुआ, फिर इसके बाद पार्थियन या फिर पहलव का होगा, पार्थियन भी कहते हैं पहलव भी कहते हैं, फिर लास्ट में कुषाण का आक्रमण। नेक्स्ट जो है आपका पार्थियन या पहलव। पार्थियन मध्य एशिया में ईरान से आए थे, ईरान के निवासी थे ये। मैप अगर क्लियर होगा तो मैं बता दूं कि भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान है, इसके बाद इराक है। ठीक है, तो ईरान के थे मध्य एशिया में पार्थियन, और इसके सबसे फेमस शासक थे आपका जो भारत में जो थे, जो इन्होंने भारत में सत्ता स्थापित की थी,
और तक्षशिला को राजधानी बनाया। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको मैप याद होगा, भारत का मैप याद होगा, अगर भारत का मैप याद होगा तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान में ये तक्षशिला था, तक्षशिला, ये वाले क्षेत्र में था तक्षशिला। इस तरफ जो है आपको उन्होंने सत्ता स्थापित की थी, किसने? आपको गोंदो फर्निस ने। ये कौन थे? आपका पहलव थे या पार्थियन थे। और आए कहाँ से थे? वो इस तरफ से आए थे, ईरान से। ठीक है, ईरान से चल करके यहाँ आए थे, और ये क्षेत्र पहले भारत के क्षेत्र में शामिल था, तो यहाँ पर आक्रमण किया और तक्षशिला में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। नाम था गोंदो फर्निस। क्या नाम था? क्या नाम था? गोंदो फर्निस। अच्छे से याद रखिएगा, नाम अजीब है ना, अभी और आएगा कठिन कठिन। और गोंदो का फर्निस के समय में ही सबसे पहली बार सेंट थॉमस भारत आए। कब आया सेंट थॉमस भारत, है ना? तो लगभग लगभग जो है आपका, इसका शासन को देख लो, 20 से लेकर के कब तक था? 41 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार उसी समय में आपका सेंट थॉमस भारत आए थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, सब पहलाव के समय में। तो पहली सदी में ही, इस समय जो है आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चालू किया, उसी समय ही जो है आपका ये आ गए थे भारत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक मिनट, मैं बंद कर दूंगा क्लास? 15 मिनट ही तो हुआ है अभी। ओ, अच्छा, मैं 12 बजे तक लेता हूँ। ठीक है, ए सॉरी 1 बजे तक। चलिए आया समझिए। तो इस प्रकार जो है आपका गोंडो फर्निस के समय में आपका कौन आया था? आपका सेंट थॉमस भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है आपका कि जब सेंट थॉमस भारत आया उस समय शासक कौन था? तक्षशिला का शासन कौन था? तक्षशिला का तो गोंडो फर्निस था, ये याद रखेंगे। और आक्रमणकारी कौन थे? आपका पहलव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका कुषाण। नेक्स्ट जो आक्रमणकारी वो आपका है कुषाण है, कुषाण वंश के। कुषाण जो है चीन के थे, चीन के, चीन के यूची जाति के थे कुषाण। कौन सी जाति के थे? यूची जाति के थे। और कुषाण शासकों का नाम को याद करना है, जिसमें 3 नाम बहुत फेमस है। एक है आपका कुजुल कड़फिसस, दूसरा है विम कड़फिसस, और तीसरा नाम बहुत अच्छा है, कनिष्क। ठीक है, याद करिए। पहला कौन थे? कुजुल कड़फिसस, तीसरा विम कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस, विम कड़फिसस और कनिष्क। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखिएगा। कुजुल कड़फिसस ने सबसे पहले भारत पर जो है आपको सत्ता स्थापित की और तांबे के सिक्के चलवाए। उसके बारे में और कुछ आपको याद नहीं करना है। कुजुल कड़फिसस के बारे में केवल इतना याद करना है कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ, तांबे के सिक्के चलवाए। विम कड़फिसस कुषाण वंश के थे वास्तविक संस्थापक। विम कड़फिसस सोने और तांबे के सिक्के चलवाए इन्होंने, याद रखेंगे। विम कड़फिसस ने क्या किया था? सोने का भी, तांबे का तो चलवाया ही, साथ साथ इन्होंने सोने का भी सिक्का चलवाया। विम कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस के बाद विम कड़फिसस वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब कुजुल कड़फिसस आए थे तो कुछ समय तक ही थे वो, अधिक समय तक के, लंबे समय तक के नहीं थे। और वास्तविक सत्ता स्थापित की विम ने, विम कड़फिसस ने। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि विम कड़फिसस का जो सिक्का था वो, उसमें शिव के जो आकृति है, जैसे कि त्रिशूल है, नंदी है, उसका हमको अंकन मिलता है। आप हम ये कह सकते हैं कि विम किसको मानता था? शिव जी को मानता था, और थे विदेशी। ठीक है, थे ये कुषाण वंश के थे। लेकिन जब भारत आए तो भारत के उस समय के जो प्रारंभिक जो धर्म थे, है ना, शैव धर्म थे, वैष्णव धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, ईसाई धर्म भी काफी भारत में प्रवेश हो गया था। ठीक, तो उन्होंने जो है आपका शिव को मानना स्वीकार किया, विम ने, विम कड़फिसस ने। और इस प्रकार जो है आपका नेक्स्ट जो शासक है वो कनिष्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कुषाणों में। कुषाण शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट कनिष्क को माना जाता है। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो पाकिस्तान क्षेत्र में है पेशावर, पेशावर इनकी राजधानी थी। कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ वो था आपका 78 ईस्वी पूर्व। देखिए आपका, आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली सदी जो है आपका, है ना, पहला सन है जो 1 ईस्वी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 ईस्वी में, वहीं से माना जाता है। तो ये जो शक संवत है, शक संवत, ठीक है,
याद रखिएगा। शक संवत, ये शक संवत शकों के समय प्रारंभ नहीं हुआ है। शक संवत को प्रारंभ किया किसने? कनिष्क ने। कब किया? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। अब बताइए पहली सदी से लेकर के शक संवत क्या रहेगा आपका? पीछे रहता है, 78 साल पीछे रहता है। विक्रम संवत आगे रहेगा, सॉरी विक्रम संवत आगे रहता है, शक संवत पीछे रहता है। क्योंकि शक संवत का प्रारंभ हुआ आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ, 78 ईस्वी में प्रारंभ। तो याद रखेंगे पहली सदी के बाद चालू हुआ है, इसलिए मतलब 78 ईस्वी को क्या मानेंगे आप? एक पहला मानेंगे, शक शक संवत का पहला डेट मानेंगे, एक पहला सदी। तो कितना साल पीछे हो गया ये? 78 साल पीछे हो गया। मतलब 78 साल बाद में आया, 78 साल बाद शक संवत प्रारंभ हुआ। ईस्वी प्रथम जो प्रारंभ हुआ है उसके 78 साल बाद शक संवत प्रारंभ हुआ। और उसके पहले 57 साल पहले क्या हुआ है? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। नहीं, इसके 57 साल नहीं। देखिए विक्रम संवत प्रारंभ हुआ आपका 57 ईसा पूर्व, बीसी में प्रारंभ हुआ। उसके बाद आपका पहली सदी में आपका समझो ईसवी सन प्रारंभ हुआ, ईसवी सन, ठीक है, एक में। फिर इसके 78 साल बाद 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ आपका शक संवत। अरे समझ, तो ये प्रश्न आता है ना, शक संवत कब माना जाता है? शक संवत माना जाता है आपका 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी, इसका 78 ईस्वी है, हाँ ईसा मसीह वाला, ठीक है। तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। शक संवत का कहने का अर्थ ये है जब कोई भी संवत प्रारंभ हुआ है। आज से मैं अभी से घोषणा कर रहा हूँ कि आज क्या दिन है? विश्व का, संसार का पहला दिन मैंने घोषणा कर दिया, अपने नाम से घोषणा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? पहला दिन हो गया। हाँ इसमें, हाँ इसी को ही जो है आपका शक संवत को ही माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मूर्ति कला की शैली, गंधार शैली और मथुरा कला की शैली का जन्म हुआ। स्पष्ट रूप से इस समय आपका जन्म हो गया था, ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी मथुरा कला में, लाल बलुआ पत्थर से बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी है। देखिए बुद्ध का डेट कब है जन्म का और मृत्यु का, है ना, वहां पर निर्माण का, और मूर्ति बन रही है कब आपका? 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी के बीच में। मतलब बुद्ध के, है ना, जाने के लगभग लगभग 400 साल बाद, 500 साल बाद वो मूर्ति बनी है, याद रखिएगा। उनकी मूर्ति कौन से कलम बनी पहली बार? मथुरा कला शैली में बनी, लाल बलुआ पत्थर से ना, याद रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। कश्मीर ने कनिष्क कपूर नामक नगर बसाया। कश्मीर में, कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्क कपूर नामक नगर बसाया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका सिल्क मार्ग पर इन्होंने अधिकार किया। देखिए ये चीन के रहने वाले थे, है ना। भारत का जैसे मैप हम देखते हैं तो ये जो है यहाँ, इसको जो है सिल्क रूट बोलते हैं। ये जो है ना, ये सिल्क रूट कहलाता है, सिल्क रूट। सिल्क रूट मतलब ये है कि भारत में जो सिल्क है वो सिल्क सभी इसी रूट से चीन को जाता था। इस रूट पर क्या कर लिया उन्होंने, यहाँ था शासन उनका, इस तरह अधिकार कर लिया। मतलब सिल्क रूट हमारे परमिशन के बगैर सिल्क वहाँ नहीं जाएगा चीन में। तो सिल्क जाने के लिए क्या है आपका, हमारा परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सिल्क मतलब जो साड़ी, सिल्क जो साड़ी बनती है वो वाली सिल्क। तो सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया, ठीक है। सिल्क यहाँ से जाता था, है? इसको सिल्क रूट कहते थे। तो सिल्क मार्ग पर अधिकार कर लिया। शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। इनके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान थे, याद रखिएगा। कौन कौन थे? पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, इस प्रकार के विद्वान थे। और चरक जो महत्वपूर्ण चिकित्सक थे इन्हीं के ही दरबार में थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। यस, चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है इन्हीं के ही दरबार में, चरक के दरबार, ठीक है, याद रखिएगा। चरक के दरबार में कौन थे आपका? चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। प्रश्न आता है ना, अच्छे से आप यहाँ नोट कर लो। कनिष्क के दरबार में थे कौन? चरक, प्रसिद्ध जो कि चिकित्सक कहलाते हैं, ठीक है, शल्य चिकित्सक थे ये। मौर्योत्तल कालीन भारतीय राजवंश, अब ये आपका ये समाप्त हो गया। अब जो है आपका इनके बाद जो भारत में जो राजवंश हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका शुंग वंश का। अब फिर से रिवाइज करो, वापस जाओ, कहाँ? मौर्य में। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदत्त, यस, है ना।
मौर्य वंश के अंतिम राजा था वृद्धत। वृद्धत के ऊपर उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनको उनकी हत्या कर दी, वृद्धत की हत्या, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। बहुत समय बाद शुंग वंश जो है आपका फिर से स्थापित होने वाला मगध के केंद्र पर ब्राह्मण धर्म था। इसके पहले के बाकी धर्मों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म को महत्व दिया, ब्राह्मण ग्रंथ को बढ़ावा दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। और इस प्रकार जो है आपका याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धत की हत्या कर दी और मगध में किसकी स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। और मगध में प्रथम ब्राह्मण वंश था ये। ठीक है, याद रखें, मगध में प्रथम ब्राह्मण वंश। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान से, रीमा समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं। हम लोग पहले मौर्य पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसी बीच में मौर्य जब समाप्त हुआ तो हमने पढ़ा कि मौर्य जब थे उस समय, तो वहां पर जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में हमने पढ़ा। यवनों ने आक्रमण किया था, यवन के बाद है ना शकों ने आक्रमण किया, पहलों ने किया, शकों ने किया, फिर लास्ट में कुषाणों ने किया। और इसी बीच में क्या हुआ आपका, यवन के अंतिम शासक वृद्धत की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने मगध में जो है, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां पर शुंग वंश की स्थापना की। और क्या क्या किया है इन्होंने, उसी समय यमन लगातार पराजित कर रहे आ रहे थे, तो यवनों को पराजित करके वहां से हटाया। ठीक है, मगध में स्थापित की गद्दी अपनी। बौद्ध धर्म का इसको विरोधी माना जाता है, परंतु यह सही नहीं मानते, कई विद्वानों को सही नहीं मानते। कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये इन्होंने 84,000 स्तूपों को समाप्त किया, अशोक ने जिसको बनवाया था। और साथ ही इन्होंने आपका बौद्ध धर्म को नेग्लेक्ट किया। लेकिन कुछ का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने 3 स्तूपों का भी निर्माण करवाया है। सांची में 2 स्तूप निर्माण करवाया था अलग से, अशोक ने तो करवाई था, लेकिन साथ में इन्होंने भी करवाया। और एक भरहुत है मध्य प्रदेश में, भरहुत, सांची भरहुत में, सांची भी मध्य प्रदेश में है, भरहुत भी मध्य प्रदेश में। तो भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने सांची के स्तूप में बाहर में एक पत्थर का है ना गेट लगाया था, कुछ जंगले बोलते हैं पत्थर का, है ना, सॉरी लकड़ी का लगवाया था, उसको हटवा करके उसके स्थान पर पत्थर का लगवाया। तो जिससे ये माना जाता है कि इन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, जरूर हम इसे ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना याद रखेंगे कि ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन इसका मेन धर्म बौद्ध को नहीं मानेंगे, महत्व नहीं दिया। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे कौन? पतंजलि। याद रखिएगा, पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के मित्र थे ये, पतंजलि। इन्होंने महाभारत की रचना की है। और किसकी रचना की? एक और ग्रंथ है अष्टाध्यायी। संस्कृत के पहले जो व्याकरण है उसका नाम है अष्टाध्यायी। उसकी रचना की है कि इन्होंने पतंजलि ने। वो पुष्यमित्र शुंग के कौन थे? समकालीन थे, मतलब साथ में थे, वो उसी समय के थे वो। और उस पतंजलि को संरक्षण दिया था उन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने, याद रखेंगे। 2 अश्वमेध यज्ञ किया और वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय इनको जाता है। इनको? पुष्यमित्र शुंग को। याद रहेगा क्या क्या किया उन्होंने? अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मण धर्म को महत्व दिया, पतंजलि इसके समकालीन थे, यवनों को पराजित किया, भरूच के स्तूप और सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। सांची के स्तूप निर्माण अशोक ने करवाया है, उसके बाहर में जो है ना वहाँ पत्थर का लगवाया था, गेट जैसा बना हुआ था, जंगला जिसको बोलते हैं, उसको पत्थर का बनवाया, पहले लकड़ी का था। कौन सा? सांची नहीं, सांची अलग एक जगह है, ग्वालियर के नजदीक में है वो, लेकिन अलग स्वतंत्र जगह है। याद रखिए सांची, याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम था अग्निमित्र, और इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र के प्रणय का वर्णन, प्रेम का वर्णन लिखा है आपका कालिदास ने, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद शासक हुए, नेक्स्ट शासक हुए आपका भागभद्र। यहाँ से अलग कर लीजिए, भागभद्र शासक हुए। भागभद्र जब थे तो इसके दरबार में, विदिशा स्थित इसके दरबार में, एंटिओलकिट्स ने किसको भेजा था? हेलियोडोरस को भेजा था। ये पहले पढ़े हो आप लोग, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है वो, प्लिनी को बोल रहे हो आप, है ना, वो प्लिनी है ना, ये हेलियोडोरस है। उसके बाद अंतिम शासक हुए शुंग वंश के, जिसका नाम था देवभूति। 3 शासकों का नाम याद रखो, कौन कौन सा? पुष्यमित्र शुंग, दूसरा अग्निमित्र, और लास्ट देवभूति। देवभूति जब शासक थे तो उसकी हत्या उसी के ही मंत्री वासुदेव ने कर दी। कब की? 75 ईस्वी पूर्व में। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ घटना को याद कीजिए आप। पहले शासक बने हो पुष्यमित्र शुंग, दूसरे अग्निमित्र, तीसरे कौन बढ़े आपका? भागभद्र।
भागभद्र के बाद देवभूति। वैसे तो 4 पढ़ रहे हैं लेकिन है ज्यादा, लेकिन हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को ही पढ़ते हैं, ठीक है, जो परीक्षा में आता है। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने बौद्ध धर्म को के स्थान पर ब्राह्मण धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया, और फिर से जो है आपका वैदिक धर्म को मान्यता दी, और उसको आगे बढ़ाने का श्रेय इनको जाता है। इसके बाद शासक हुए अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद शासक हुए आपका भागभद्र। भागभद्र जब शासक थे तो वहां पर जो है हेलियोडोरस आया था, ये पढ़े हैं, ठीक है। फिर आपका शासक बने, तो शासक बने कौन? देवभूति। देवभूति जिस समय शासक थे उस समय जो है आपका वासुदेव ने इनकी हत्या कर दी, और वापस जो है आपका कण्व वंश की स्थापना की, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है कण्व वंश। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें राजा यज्ञ करने के पश्चात, देवताओं को आहुति करने के बाद पश्चात घोड़े छोड़ते हैं, घोड़े, और वो घोड़ा जहां तक के जाता है वहीं तक जो है आपको उसका शासक शासन माना जाता है। लेकिन अगर किसी के हिम्मत है तो घोड़ा को रोक दे, जैसे कि अगर आप मानते हो कि यहाँ तक, यहाँ से मेरा मेरा शासन, अब मैं इस घोड़े को आगे नहीं जाने दूंगा, तो घोड़े को क्या कर लोगे आप? ठीक है, रोक लोगे, रोक करके उसको बांध लोगे। तो राजा को पता चलेगा कि घोड़ा को आपने रोका है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको ललकार दिया है, तो आपसे युद्ध करने आएंगे, ठीक है। युद्ध करेंगे, आपको हराएंगे, और आपके राज्य को क्या करेंगे? अपने राज्य में शामिल करेंगे। और हार गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, घोड़ा को छोड़ दोगे आप, नहीं मिलेगा, ठीक है, उधर का राज्य उनको नहीं मिलेगा, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो आजू बाजू के शासकों को ललकार रहा है, हाँ, युद्ध के लिए ललकार रहा है, ठीक है। मतलब हिम्मत होनी चाहिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भाई जिसके में हिम्मत है वो अश्वमेध यज्ञ करके दिखाए, और अपने घोड़े को छोड़े चारों दिशा में, घोड़ा जहां तक जाना जाओ, ठीक है। तो वो वाला कहानी आप लोग पढ़े होंगे, राम भगवान ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और यज्ञ करके जब अश्वमेध यज्ञ करके जब अश्व को छोड़े तो उसके अश्व को बंदी बना लिया था उसके बेटे कुश ने, लव कुश ने, ठीक है। तो लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न सब भड़के कि भाई हो क्या गया है, इतना कौन हिम्मत है, हिम्मती व्यक्ति है जिसने हमारे अश्व को रोक दिया, चलो युद्ध करने चलते हैं। सबको एक एक करके बंदी बना लिया था वो कुश ने, लव और कुश ने। फिर जब राम भगवान के राम भगवान भी जब लड़े उनसे, तब उनको पता चला कि वो उन्हीं के पुत्र हैं, तब फिर जो है आपको मामला शांत हुआ। रामायण में है ये कहानी, ये है आपका अश्वमेध यज्ञ। चलिए, अंतिम शासक का नाम याद रखिएगा देवभूति। ऐसा कभी कभी एक आध प्रश्न आए हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है, तो देवभूति है। देवभूति की हत्या किसने कर दी? वसुदेव ने कर दी, और वसुदेव ने एक नया वंश की स्थापना की, उसका नाम क्या था? कण्व वंश। कण्व वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में प्रश्न कभी उतना आता नहीं है विशेष रूप से, ठीक है। तो कण्व को आप याद उतना खास नहीं करेंगे। कण्व के बाद जो है आपका सातवाहन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको याद करेंगे आप लोग। सातवाहन, सात, है ना। अंतिम शासक जो थे वो थे आपका सुशर्मन, याद रखिएगा। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी, और एक नवीन वंश सातवाहन वंश की नींव डाली। कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? सुशर्मन। कण्व वंश का ना, कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम था सुशर्मन। देखो इसके पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं ना, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया। कुल 4 शासक हुए। पहला कौन? वसुदेव, जिन्होंने स्थापना की थी। फिर भूमिमित्र, फिर नारायण, और लास्ट कौन था? सुशर्मा। बस इतना याद करना है, स्थापना करने वाले का नाम और अंतिम जाने वाले का नाम। तो सुशर्मन, अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी किसने? आपका सिमुक ने कर दी, सिमुक ने। और सिमुक ने करके आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली, ठीक है। इनको आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है, और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान जो है इसको पैठन भी कहते हैं। ये गोदावरी नदी के तट पर थी, नासिक में के पास, वहीं से निकलते हैं। तो गोदावरी नदी के पास में एक प्रतिष्ठान करके जगह है, पैठन जिसका नाम है, उसको पैठन भी कहते हैं, प्रतिष्ठान भी कहते हैं, वहीं पर इसकी राजधानी थी। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में शासन था, सातवाहनों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी था, ठीक है। और उस समय भी राजधानी हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिष्ठान थी या पैठन थी करके, ठीक है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तो लगा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए। संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। इसके जो पहले राजा हुए, जो प्रसिद्ध हुए, उनका सातकर्णी प्रथम, इसने भी 2 अश्वमेध किया था। तो जो राज सूर्य किया था इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा प्रश्न नहीं आता। कौन सा? हाँ हाँ बिल्कुल, शीशे के 14 के सिक्के यही लोग चलाए थे, पढ़ेंगे उसको, है इसमें, हमारे इसमें है ना। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया, राज सूर्य किया था, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सिर्फ ये याद रखिएगा,
इनकी पत्नी का नाम क्या था? नागानिका। पत्नी का नाम था इसकी नागानिका। और उन्होंने एक अभिलेख खुदवाया था, उसको क्या कहते हैं? नाना घाट अभिलेख कहते हैं। जब उन्होंने नाना घाट अभिलेख खुदवाया था, ठीक है, उसमें यह पता चलता है कि सबसे पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। तो भूमि दान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है नाना घाट अभिलेख। नागानिका का जो नाना घाट अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है कि सातवाहनों ने भूमि दान की, किनको? ब्राह्मणों को। ठीक है, मतलब ये जो है आपका ब्राह्मण धर्म के क्या थे? समर्थक थे। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को भी पर्याप्त, है ना, माना था, मौका दिया था, या फिर उन्होंने उनको सम्मान दिया था, याद रखेंगे, है ना। बाकी वैदिक धर्म थे। और ये स्वयं को जो है आपका बहुत सारे इन्होंने मंदिर वगैरह भी बनवाए साथ में। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट शासक का नाम है आपका हाल। ये हाल जो है स्वयं एक कवि थे और श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से प्रेम करते थे, वहीं से उनकी शादी, विवाह भी किए थे। श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से शादी किए थे, विवाह किए थे। और इन्होंने स्वयं लेखक भी थे, कवि थे। तो प्राकृत भाषा में ग्रंथ की रचना की है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नामक इन्होंने ग्रंथ रचना की, किन्होंने? हाल ने की है। ठीक है। और इसके दरबार में दो विद्वान थे, उनका नाम है आपका, एक गुणाढ़ है, एक और विद्वान है, उनका नाम याद करेंगे नहीं करेंगे। गुणाढ़ ने वृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की है, वृहत कथा कोश। तो कभी अगर ऐसा प्रश्न आए कि गुणाढ़ किसके दरबार में थे, तो हाल के दरबार में थे। हाल कौन थे? सातवाहन वंश के राजा थे। लीलावती किनकी पत्नी थी? हाल की पत्नी थी। स्वयं क्या थे? ये कवि थे। इन्होंने क्या लिखा है? गाथा सप्तशती। ठीक है, ये हाल का हो गया। नेक्स्ट जो शासक है ना, वो है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनका शासन कब था? 106 से 130। सन को याद करेंगे नहीं, सन के पीछे पढ़ेंगे ना तो बहुत ही दिक्कत होगा, धीरे धीरे याद होता है वो। इतिहास को आप पढ़ते रहेंगे उठा उठा के ना, मन करते रहेगा उठा के पढ़ेंगे तब याद होता है सन। सन के पीछे भी मत जाइए। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनकी माता थी बलश्री, उनका नाम था क्या था? बलश्री। उनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख में उनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, याद रखेंगे। क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। किसे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने शक शासक नहपान को हराया था और मार डाला। हम लोग पढ़े हैं, शक शासक एक नहपान थे और एक रुद्रदामन थे। तो नहपान के साथ में इनका क्या हुआ था? विवाद हुआ था और नहपान को क्या किया था आपका? हरा करके मार डाला। ठीक है। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलवामी नेक्स्ट शासक है। इन्होंने इसे शक शासक रुद्रदामन ने पराजित किया। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, शक शासक रुद्रदामन ने पराजित किया था। और पराजित करके मारा नहीं था, छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि रुद्रदामन की पुत्री के साथ में इनके बेटे का विवाह हुआ था। भाई का विवाह हुआ था। इसका छोटा भाई का नाम था शिवश्री। क्या नाम था? शिवश्री। रुद्रदामन का दामाद इसका छोटा भाई, इसलिए छोड़ दिया कि तुम हमारे दामाद के भाई हो करके, याद रखिएगा। रुद्रदामन की बेटी के साथ में इसका विवाह हुआ था शिवश्री का, और शिवश्री इसके छोटे भाई थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, रुद्रदामन ने पराजित किया था, पराजित करके छोड़ दिया था। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, अमरावती में बौद्ध स्तूप बनवाया। तो कभी कभी यह प्रश्न आता है कि अमरावती का बौद्ध स्तूप कौन से वंश के शासकों ने बनवाया है? तो याद रखेंगे कौन से वंश के शासकों ने बनवाया है? सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया। ठीक है, और लास्ट शासक का नाम है शिवश्री सातकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यज्ञश्री सातकर्णी, अंतिम शासक था। और उसके बाद फिर जो है आपका समाप्त। यही मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सातवाहन वंश के समाज जो है मातृसत्तात्मक, इसलिए अपने कई बार शासकों का जो नाम मिलता है उसमें अपनी माता का नाम कहे लगा। जैसे गौतमी पुत्र पुलवामी, पढ़े हैं अभी, गौतमी पुत्र पुलवामी। बलश्री का अभिलेख मिला जिसमें उन्होंने एक मात्र ब्राह्मण था। तो ये इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज, याद रखेंगे। सिक्कों पर जो है आपका यज्ञश्री जो पढ़े हैं उसके सिक्कों पर जलयान का चित्र है, जलयान। इससे हमको पता चलता है कि वो जलयान है या जहाज है, ये सब चीजों से के प्रति उनका लगाव था। ठीक है, शीशे के सिक्के चलाए थे। और एक कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाओं में एक कार्ले है, कार्ले करके नामक स्थान है। उन्होंने कार्ले में चैत्य बनवाया। चैत्य क्या होता है? चैत्य बुद्ध धर्म का एक पूजा स्थल होता है जिसको चैत्य कहते हैं। ठीक है, उसका निर्माण कराया था। तो कार्ले का चैत्य का निर्माण करवाया था सातवाहन वंश ने। शीशे के सिक्के चलवाए थे और साथ ही ये मातृसत्तात्मक समाज थे इनका। ठीक है,
याद रखेंगे। इतना सातवाहनों के बारे में याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है आपका सातवाहन भी समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। धन्यवाद।